थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। हेलो। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुमने क्या किया वीकेंड पे? मैं तो पाकिस्तान में नहीं थी ना, घूमने फिरने गई हुई थी पिछले हफ्ते भी, तो इतना मजा आया। मैं मालदीव्स गई हुई थी। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्ती जगह थी आयशा। क्या पानी, क्या धूप, कितने अच्छे लोग, इतना अच्छा खाना। छुट्टी सबको लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए। और अनुषा, वो जो धूप के बारे में तुम बता रही हो, अक्सर लोग कहते हैं नहीं वो धूप में हम जाना नहीं चाहते, काले हो जाएंगे ना, टैन हो जाएंगे। हाँ अच्छा, ये मुझे सुबह था ना, तो मैं मेकअप में गई हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं लोग बोलेंगे पता नहीं आज, लेकिन वो चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। आप काले होने के चक्कर में, टैन ना होने के लिए आप बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस मिस कर दें। इससे बेहतर है कि वो एक्सपीरियंस कर लें, आपकी स्किन का जो एक्चुअल कलर दोबारा वापस आ जाएगा। और हम सुबह अनुषा को यही बोल रहे थे कि उसकी स्किन पे जो अभी टैन होने के बाद ना ग्लो आ जाता है स्किन पे, और एस्टेड एक चीज़ आती है, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैन तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत उसको धूप भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि टैन ना हो जाए, गोरे हो। और ये कॉन्सेप्ट जो है, इसके बारे में हमने इतनी बात की कि लोगों के अंदर से ये चीज़ें निकालनी है। बिल्कुल, खैर उस पर तो बातचीत रहेगी, लेकिन मैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी वो ये कि आयशा, छुट्टी ज़रूर लें। बिल्कुल, हर 6-8 महीने में, 10 महीने में अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के लिए, बेशक आप कश्मीर जाएं, आप नथिया गली जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप कहीं भी जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ज़रूर जाएं, लेकिन टाइम ऑफ ज़रूर लें। बिल्कुल ज़रूर। देखिए, आप कमाते क्यों हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप क्यों कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं ना, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएं, खुश रह पाएं। और खुश रहना इज़ नॉट ओनली अबाउट खाना पीना, बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें मुश्किल है, आई नो। अपनी सेविंग्स करें, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की बजाय ये पैसे पैसे सेव करके अपने ट्रिप पे डालें। ट्रेन ले लें, ट्रेन लेके चले जाएं। एडवांस में अगर टिकट्स बुक कर लें तो सस्ती मिल जाती हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं होटल्स में, थाईलैंड, टर्की वगैरह में, कि अच्छा। और बाहर निकलने का सिर्फ वो फ़ायदा नहीं कि छुट्टी, जब आप दूसरे मुल्क से दूसरे लोगों को देखते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, उनके खाने को समझते हैं, आपके अंदर एक शऊर भी, एक अवेयरनेस और एक बर्दाश्त पैदा होती है बाकी लोगों के लिए, एक समझ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल कि दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, हर किसी का बिलीफ आपके जैसा नहीं हो सकता, मतलब इट्स ओके। दुनिया ऐसी चीज़ का नाम है कि हर इंसान मुख्तलिफ है, और यही दुनिया की खूबसूरती है। आंखें बहुत खुल जाती है, बिल्कुल आंखें बहुत खुल जाती हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाना पीना फिर भी बहुत मेरे जैसे लोग या हर जगह जाके यही देख रहे होते हैं मेरे जैसे लोग कि वहाँ पे खाने में क्या होता है और किस तरह होता है, बनाते कैसे हैं। हाँ, बनाते कैसे। आप क्या बनाएंगे? मैं आज मुल्क का खाना बना रही हूँ। मैं ऐसे मुल्क का खाना बना रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है। ये मैक्सिकन बेसिकली जो टॉर्टियाज होती हैं, उनसे डिराइव्ड एक रेसिपी है, नॉट रियली मैक्सिकन, बिकॉज टॉर्टियाज हम इस्तेमाल जरूर करें, मगर क्रंची चिकन हमारी ऐसी एक इन्वेंशन है जो कि हर जगह खाई जाती है। तो क्रंची चिकन रैप्स हम बनाएंगे। 350 रुपीज़ में हम इसको तैयार करेंगे आराम से। 4-5 रैप्स हम बनाएंगे। चिकन को हमने छोटे छोटे से इस तरह से काट लिया, ठीक है। नमक मैंने ऐड कर दिया है, व्हाइट पेपर पाउडर मैं ऐड करूंगी। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ठीक है। और कोई अंडा, कोई बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। हल्की सी मैं इसमें कोटिंग लगाऊंगी जो कि एक बहुत ही झटपट वाली कोटिंग होगी। अब अनुषा, वो झटपट वाली कोटिंग ये होगी कि हम इसी में मैदा भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, एंड इसी में मैं कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दूंगी, तो हल्की सी कोटिंग आएगी जो है वो इन्हीं चीज़ों से आएगी। हाँ, और बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी इसलिए नहीं रखेंगे बिकॉज जब हम इसको टॉर्टिया रैप्स में रैप करेंगे ना, अगर ये हद से ज़्यादा क्रंची और ड्राई होगा ना, तो फिर टॉर्टिया भी आपका ड्राई है, चिकन भी ड्राई है, तो चिकन को हल्का सा मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। सही है। तो ये जो चिकन का अपना ही एक गीला जो टेक्सचर था, जो किसी के अपने जूस की वजह से था, उसी की वजह से बस हम जितना भी ये एक बार में कोट हो जाएगा उतना ही करेंगे। ठीक है। सो इस जल्दी वाला काम, मजेदार काम। रैप्स बना रहे हैं आज, क्रिस्पी चिकन रैप्स। इसमें टॉर्टिया जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं लेना चाह रहे, कोई मसला ही नहीं है। सिंपली मैदे की रोटी को मैक्सिकन लोग टॉर्टिया के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ ये रोटी के नाम से जानी जाती है। मैदे की रोटी ज़्यादा लाइट भी होती है, ज़्यादा लाइट होती है, थोड़ी सी फैटिंग होती है, कोई बात नहीं। आज हम कोई फैट पे बात नहीं कर रहे। तो अगर आप चाहें आटे की रोटी जो नॉर्मल चपाती होती है उसका भी बना सकते हैं, मैदे की का बना सकते हैं। एंड हैलोपिनोज एक मिर्च होती है, उसको हमने ना चॉप करके रखा हुआ है सिरके में, तो ये खट्टी भी होगी, मिर्चों वाली भी होगी। बिजली को भी बड़े मजे से वो शवरमा टाइप, वेस्टर्न शवरमा। हाँ, वेस्टर्न शवरमा टाइप। उससे थोड़ा कम खट्टा हम इसको रखेंगे। मेयोनीज हम इसमें ऐड करेंगे, छोटे छोटे खीरे, टमाटर, और ऑयल को गर्म करके चिकन को हम
क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची सा करेंगे फ्राई। ठीक है। यस। अच्छा, ये चिकन जो है इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, लाइक यू डोंट हैव टू वेट। और ख़ास तौर पे अनुषे मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ फ्रोज़न चिकन। ठीक है। अगर आपको किसी ब्रांड की फ्रोज़न चिकन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आप ताज़ी चिकन लाएं और उसके बाद आप घर पे खुद फ्रीज़ कर लें। बिल्कुल। तो जब आप गोश्त को फ्रीज़ करते हैं तो वो जल्दी गलता है, उसके टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और ये टिप होती है जो कि आप हर रेस्टोरेंट जाके कहते हैं ना, वहाँ की चिकन इतनी सॉफ्ट कैसे है? वो ऐसे है। हाँ, एक्चुअली ऐसे है। थैंक्स। सारे रेस्टोरेंट्स की सीक्रेट शेयर करिए। 350 रुपीज़ में आज मैं 4 जो है रैप्स बना के दे देगी, जो हम एक 350 का लेते हैं। इसका मतलब कितना फ़ायदा होता है। एब्सोल्युटली। फूड बिजनेस, मैं तो कहती हूँ अगर आपको ये टैलेंट अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि आप अच्छा मजे का खाना केटरिंग वगैरह शुरू कर दें। व्हाई नॉट? आप तो भाई फेसबुक पर पेज बनाए, इसमें तो आपको पैसे भी नहीं लगते हैं। बिल्कुल सही है। बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर एक चीज़ से बेशक स्टार्ट करने कोशिश करें, एक चीज़ बनाएं, मगर फिर जो भी इंसान को मैं खाए। ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है और आप उस पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। कोई कोर्सेज, कोई कुकिंग क्लासेस, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हो तो फ़र्क बहुत पड़ता है। अच्छा, और जब भी हम चिकन को फ्राई करते हैं ना अनुषे, हाँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डीप फ्राई कर रहे होते हैं, ऐड करते हैं, उसको चलाना शुरू कर देते हैं। नो वे, लेट इट हाँ, ये मैं सेटल। देख रही थी, मैं सोच रही थी तुम चला क्यों नहीं रहे हो? पहले सेट होने दें उसको। जब आप थोड़े से सेट हो जाएगी, कोटिंग उसके ऊपर ठहर जाएगी। अगर मैं बार बार इसको चलाना शुरू कर दूंगी तो कोटिंग उसकी हट जाएगी। ज़बरदस्त। मीडियम हम इसकी रखेंगे आंच। ठीक है। और इसकी जो हम लेयरिंग करेंगे ना, वो है एक इंटरेस्टिंग पार्ट। कभी खाना बहुत बड़ी नेमत है। एब्सोल्युटली। और मैं रोज़ जब भी खाना खाती हूँ मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि पूरी ज़िंदगी हम गुजार देते हैं, उन दिनों का इंतजार करते हैं जब हम खुश होंगे, जब हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लेकिन एवरी मील इज सच अ सेलिब्रेशन। इट इज अ सेलिब्रेशन। आपको भूख लगती है और आपको अच्छा खाना मिलता है, उससे बढ़ के खुशी की चीज़ क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा रोज़ खाना, बिल्कुल अच्छा खाना, फ्रेश खाना अगर आप खा रहे हैं तो आप लकी तरीन लोगों में से हैं। वाकई। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, मैं इस चिकन की शक्ल भी दिखाती हूँ। तो फिलहाल इससे हम कर लेते हैं मिक्स एंड अच्छा अभी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन मैं इसको होने दूंगी। अभी गोल्डन ब्राउन हुआ नहीं है यार। ठीक है। सिर्फ सॉल्ट है और सिर्फ व्हाइट पेपर पाउडर है, इसमें कोई लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। दिस इज द टॉर्टिया रोटी जो कि आप घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। इसके ऊपर हम मेयोनीज, और ये रेडीमेड बड़े शहरों में तो आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। घर पे बनानी भी बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, पहली लेयरिंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इसमें लेयरिंग एक्चुअली होगी क्या क्या। ड्राई होती है तो कोई भी रैप अगर आप खाएंगे और वो ड्राई होगा आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मॉइस्ट, मेयो इज नंबर 1। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जब अनुषा हम अपनी फिलिंग ऐड करेंगे ना, फिलिंग को मैं यहाँ ऐड करूँगी, यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ ऐड करूँगी कोने में। हाँ, कोने में, ताकि अच्छी सी रैपिंग हो जाए। जो लोग बीच में ऐड करते हैं पर उनको समझ नहीं आता कि रैप कैसे करेंगे। ये भी सही है, बंदी नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे हल्की हल्की सी खीरा डाला है, चॉप खीरा, चॉप टमाटर, चॉप टमाटर छोटे छोटे इसलिए ताकि वो जब आप इसकी बाइट लें तो फिर इधर उधर गिरे नहीं। हाँ। अच्छा, हम इसमें ऑलिव्स, हैलोपिनोज, अपनी मर्जी के प्याज भी थोड़ा बहुत कर प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हैलोपिनोज बाय द वे बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ऐड की है। ठीक है। अच्छा, और चिली सॉस। ठीक है, जबरदस्त से ये हमने ऐड कर दी। अच्छा, कुछ सिरके वाले भी डालते हैं लोग, लेकिन वो हैलोपिनोज तो है सिरके। हाँ, हैलोपिनोज सिरके वाली हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हमने इसको सिरके में पकाया है तो बेसिकली जो हरी मिर्च होती है ना, बड़ी वाली हरी मिर्च को आप क्या करें कि आप उसको सिरके में भिगो के रख दें 3-4 दिन। जब वो उसमें रह जाएगी उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड दैट इज परफेक्ट। आपको बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं। आसान। यस, मैं स्पाइडर वेब लाती हूँ और इसको मैं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे चिकन के पीसेस और आयशा ने बड़े अच्छे से समझाया है कि इसको ज़्यादा हिलाने की जरूरत ही नहीं है। ये आप देख लें। अब देखो इसकी जो कोटिंग है वो सेट हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन कलर अभी गोल्डन ब्राउन आएगा। ठीक है। नाउ आई नो वन थिंग अनुषा कि ये पक चुकी है। ठीक है, अब जो मुझे पता है कि पक चुकी है तो मैं इसकी आंच तेज कर सकती हूँ। ठीक है, कि अब गोल्डन हो जाए। ये और गोल्डन ही लगे तो मज़ा आता है। और देख के खाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, आंखों से खाते हैं, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर जैसे आयशा ने बड़ी नीटली अपने बनाए हुए रैप्स। और यही रैप के लिए जैसे कि आपको पता है 350 शायद हम एक रैप के लिए देंगे, लेकिन यहाँ पे आयशा ने 350 में 4 रैप्स बना लिए हैं। बिल्कुल। और चिकन सबसे अच्छी बात ये, जब आप घर पे बनाते हैं ना वेजिटेबल्स और चिकन पे ना दिल खोल के आप ऐड कर सकते हैं। सही है, जेनरोसिटी के साथ बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लगभग अच्छा रहा है वैसे। कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। इसको हम फ्राई करते हैं। थोड़ी देर इसको फ्राई होने में लगेगी, फिर मैं और रैप। बिजली कहाँ रह गई यार? इतने दिनों के बाद में वापस आई हूँ, मुलाकात ही नहीं की। फिर लेट है बिजली, है ना? बहुत शुक्रिया करती हूँ। ऐसे
चिकन हमारी तैयार हो गई है यहाँ पे। वेल डन आयशा, इट्स लुकिंग सो नाइस। और रैप के अंदर हमने बिल्कुल प्यार से जो है इसको, और जो आयशा ने एक टेक्निक समझाई है कि चिकन को बीच में डालने के बजाय अगर साइड पे डाला जाए तो उसकी रैपिंग जो है वो अच्छे से होगी, आसानी से हो जाती है, ठीक तरीके से कंबल जो है हाँ बिल्कुल सही तरीके से जो है वो रोल हो जाएगा। अच्छा, एंड मेयोनेज़ की एक बहुत ज़्यादा वाली लेयर आपने लगानी है। एंड देन इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, खीरा है भर भर के, खीरा एंड टमाटर। अच्छा, जो इसमें आपकी मर्जी है, जो भी चीज़ आप हटाना चाहते हैं आप बिल्कुल हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हैलेपिनोज, कोई इसमें और मिर्च मसाले हैं नहीं तो थोड़े से मैं कहूँगी हैलेपिनो पे ना ज़रा ज़्यादा आप ऐड कर दें, बिकॉज और किसी चीज़ में ज़्यादा मिर्चें हैं नहीं। चिकन भी हमने सिर्फ व्हाइट पेपर और नमक के साथ बनाई है, ओनली व्हाइट पेपर एंड सॉल्ट। सो गुड। अच्छा, so लेट्स भी डाल दिया आपने? लेट्स भी ऐड कर दिया। आइसबर्ग लेट्स मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। आइसबर्ग लेट्स को आई ऑलवेज से हमेशा हाथ से तोड़ें। व्हाई? बिकॉज इसमें आधे से ज़्यादा पानी होता है। अगर आप इसको चॉप करेंगे तो सारा पानी तो चॉपिंग बोर्ड में ही अब्सॉर्ब हो जाएगा। यू वुडंट बी हैविंग एनी पानी और उसका टेस्ट ज़्यादा मजे का नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि पालक को भी चॉप नहीं करना चाहिए, हाथ से तोड़ना चाहिए। हाँ, हाथ से तोड़ना चाहिए। या फिर एक नाइफ आती है अनुषे, वो ग्रीन ही कलर की होती है और वो मेटल की नाइफ नहीं होती है। अच्छा, वो तो स्पेसिफिक एक नाइफ स्पेसिफिक है, अगर खर्चा नहीं करना चाहते तो एज इट इज। जबरदस्त, देयर यू गो। एंड रैपिंग बड़े ध्यान से इस तरह से आप रैप करेंगे। ग्रिल पैन हमारा गरम है। जब भी आप ग्रिल पैन पे कोई भी चीज़ तेल वगैरह तो नहीं, कोई तेल नहीं है, नथिंग। इसमें बिल्कुल तेल आपने ऐड करना ही नहीं है। और ये स्पेसिफिक मैक्सिकन स्टाइल है कि ऊपर तेल वेल कुछ ऐड नहीं हुआ होता। थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हम इसको हाफ में कट भी कर सकते हैं। हम हाफ में कट करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया भी है, तो मैं दिखाऊं? आइडिया दिखाती हूँ। 2 तो मैंने बना के दिखा दिए। आइडिया मज़ेदार सा ये है, हरा प्याज हर घर में होता है, ठीक है। हमने लिया हरा प्याज, ठीक है, और हमने हरा प्याज लेके इसको थोड़े से पानी में ब्लांच कर लिया। इसके इस तरह से लंबे लंबे से पीसेस हमने ब्लांच कर लिए, यानी कि हाफ मिनट के लिए हमने इसको उबाल लिया। ठीक है, इसको हम हमारे चॉपिंग बोर्ड पे प्लेस करेंगे। और अब हम इसके साथ जो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो मैं आपको दिखाती हूं। क्या करने जा रहे हैं हम? वो हम ये करने जा रहे हैं हमारे ब्लांच्ड पत्तों के साथ। ब्लांच पत्तों के साथ पहले हम इसको ज़रा टर्न करते हैं ताकि ये जले नहीं। आज करते हैं बंद। एंड इसकी हम बनाएंगे एक बो। यहाँ पे लाएंगे हमारा रैप, बहुत हल्के हाथों से। हाँ, यस। और कच्चा नहीं आप कर सकते, कच्चा करेंगे तो ये टूट जाएगा। वाओ, लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह से, वाओ, बहुत ही लाइट सा, ठीक है। एंड देयर यू गो। ओह क्यूट, एडिबल भी है। रिबन डाल दी हमने इस पे। अच्छा, अब इसके सहारे हम एक कटे हुए टॉर्टिया को, एक कटे हुए रैप को अरेंज करेंगे। वो ऐसे करेंगे कि हमेशा जब भी इसकी कटिंग करें तो स्लाइड में करेंगे। ओह यस, वाओ, लाइक दिस। व्हाट इज द स्लैंट? इससे लुक अच्छी आती है। हाँ, इससे लुक बड़ी अच्छी आती है। और इसमें कोई खास बात नहीं होती, लोग सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। यूँ करेंगे तो आधी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक से वो नज़र नहीं आएगी। और हम कर ये सकते हैं कि इसको ऐसे रखें एंड जबरदस्त, इसको हम रैप करेंगे दूसरे वाले। कितना अच्छा लग रहा है कैमरे में, कलरफुल सा भी लग रहा है और यमी भी है। एंड ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली, जिसके बारे में हमने इतनी बातें की हैं। और मज़े की बात ये है कि बजट फ्रेंडली तो साथ ही साथ घर में बनी हुई चीज़ हमेशा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम सबके लिए बेहतरीन चीज़। एब्सोल्युटली। और ये मेरे ख्याल से हमारे कुक्स वगैरह को सिखाना भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बड़ी जल्दी बना सकते हैं। जैसे ये हरा प्याज है, अब ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो आपको लिटरली हटानी पड़े। आप अगर साफ़ सुथरे तरीके से आपने किया तो आप इसको बाद में खा भी सकते हैं। एडिबल चीज़ों से, हमेशा खाने पीने वाली चीज़ों से ही अगर आप इसकी गार्निश बनाएं। और ये मैं एक नई ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये लंबा वाला था ना। ट्राई कर रही हो तो कर लो ट्राई, गुड लक। देखो ये लंबा पीस है, सही है, तो लंबे पीस के साथ हम ये करना अफोर्ड कर सकते हैं। जबरदस्त हो गई, वो भी बन गए। And if you nice, want, well done. It's looking so nice. Nice. Just sprinkle some tomatoes. Of presentation कितनी ज़बरदस्त, और वाकई में ये दावत के लिए भी एक बेहतरीन सी चीज़ है। It is well like done. Thank you. चलो इसको टेबल की तरफ लेकर जाएं। बिल्कुल। और मैं ज़रा देखती हूँ, ज़रा बिजली कहाँ रह गई है एक बार फिर। बिजली फिर छुट्टी ना कर ले। हाँ, वो छुट्टी पे नहीं है। ज़बरदस्त, वॉच योर स्टेप। बिजली को कॉल ना करें, हम पूछें सब खैरियत है। हाँ, कॉल भी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ चाहूँगी कि लोग जो है हमारे वो ज़रूर देखें कि जो रैप है कितने जल्दी बन गया है, कितने मज़े से बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि यू नो खाने में आप थोड़ी सी एफर्ट करें
एंड वाकई में लाइक आई सेड वो आपका एक मील होता है जिसको आप रोज़ एंजॉय इतना करते हैं, तो आप उसको मज़े का बना सकते हैं, डिफरेंट भी बना सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो वो बिल्कुल मज़ीद और मजबूरी में कोई काम भी ना करे। आपको ज़िंदगी में जो भी काम अच्छा नहीं लगता, उससे डिप्रेशन होती है, मज़ा नहीं आता, वो बेशक ना करें। अगर करना है तो फिर खुशी से वो काम करें। ये भी बिल्कुल सही है। सुनो, बिजली कभी भी हमें बताए बगैर ऑफ नहीं करती। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्र भी हो जाती है ना कि कोई फंस तो नहीं गई, रास्ते में कोई बस वगैरह ख़राब तो नहीं हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। आई थिंक उसको कॉल करके पूछना चाहिए। उसका मोबाइल तो है ना? हाँ देखो, चलो कॉल करके पूछते हैं। लेकिन उठा ले वो फ़ोन, देखती हूँ ज़रा। उसके हस्बैंड का नंबर है ना तुम्हारे पास? हस्बैंड का नंबर वेलकम बैक। और बात हो रही है हमारे मज़े चिकन रैप के हवाले से। अभी तक हमने इसको खाया नहीं है, इसको 2 मिनट ठंडा होने के लिए खाएंगे। बिजली के साथ भी खाएंगे, और मौसम भी कुछ ज़बरदस्त सा हो गया है, तो आई थिंक थोड़ी सी इसके साथ चाय कॉफ़ी गरम। बिजली को ना मैंने कॉफ़ी बनानी भी सिखा दी है। अब गरम कॉफ़ी पूरी सर्दियाँ वो हमें पिलाने वाली है। बना ही ना ले, बनाने से आ जाएगी तो बना लेगी ना। देखो क्या वक्त हो रहा है, ठीक है। सुबह की चाय तो पी ली है, लेकिन अब कॉफ़ी आएगी ना तो उसके आते ही मैं उससे कॉफ़ी बनवाऊंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कॉफ़ी भी बनवाते हैं, और फिर मुझे 1-2 चीज़ें भी सफाई करनी है। मेरा पूरा सूट के सामान के साथ भरा हुआ है। वाह वेरी नाइस। इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ शॉपिंग करके। वैसे बिजली क्यों लाई? हाँ सुनो, तुमने वहाँ पे वो देखी व्हाइट कलर की सैंड? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ऐसा वैसा मॉलडीव्स के बीचेस, मालदीव्स, लेकिन जो भी है बहुत ज़बरदस्त जगह है। बिजली, अगर ये बिजली फाइनली बिजली को मैंने छोड़ना नहीं है। इतनी देर, आधे से ज़्यादा काम रह जाते हैं। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बिजली, ये क्या हुआ है? खैरियत? बिजली कि गिर गई थी? अरे बेचारी, चोट लगी है? कोई एक्सीडेंट? अरे बाजी कुछ नहीं हुआ, आप बैठो। मैंने आप बैठे हैं बाजी, क्या हो कुछ नहीं हुआ क्या? मतलब हाथ देखो, उसका शक्ल देखो। बिजली क्या हुआ? बिजली क्या हुआ? गिर गई थी? एक्सीडेंट हुआ है कोई? बिजली नहीं बाजी। हाँ बताओ तो। ओ माय गॉड बिजली, क्या हुआ? लड़ाई हुई है किसी से? कहा है किसी ने कुछ? बाजी वो ओह माय गॉड बिजली, कितना ज़्यादा तुम्हें चोटें लगी हुई हैं। किससे लड़ाई हुई है? बिजली बाजी मैं ना रात में अपने खावन से पूछ रही थी कि तू इतनी रात में देर से क्यों आता है, तो कह रहा रोज़ तो ये कि सवाल करती है। मैंने कहा मैं एक सवाल नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तू भी तो मुझसे पूछता है तो इतनी देर से क्यों आई आज? तो मुझे पहली दफ़ा शादी के पास ने मुझ पर हाथ उठाया। Oh my God, और अनुषा उसने कितना बुरी तरह मारा है। हाथ देखो उसका। बिजली Oh my God, क्या मतलब हाथ उठाया? क्यों मारा? क्यों? आपने क्या बोला था जो उसने मारा? कुछ बोलना, कुछ नहीं नहीं बोलना, बाजी, मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया था तो मैं सिर्फ उससे ज़बान लड़ा रही थी। उसने भी मुझे फिर सुनाई, उसने कहा तू मेरे सामने ज़बान लगाती है, तुझे शर्म नहीं आती है? अच्छा अनुषा, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती कि जब भी कोई बीवी, कोई बेटी, कोई बहन ऊंची आवाज में बोले तो मर्दानगी इतनी ज्यादा उससे मुतासर हो जाती है। दे थिंक कि अब मारना जायज़ है। अगर और हमारे एक मुल्क में बहुत ये एक हद तक हमारे मर्द ये समझते हैं कि एक औरत पे हाथ उठाना एक किसी ना किसी पॉइंट पे जायज़ है, और वो इसलिए क्योंकि वो ज़बान चला रही थी। तो सबसे पहली बात तो है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अगर ज़बान अल्लाह ताला ने औरत को दी है तो मर्द को भी दी है। आप भी बात करके कन्वे कर दें। मारना तो किसी भी जी, अब तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? ये पहली दफ़ा हुआ है तुम्हारे साथ? बाजी पहली दफ़ा ही उसने हाथ उठाया मुझ पे, कभी नहीं किया। उसके बाद उसने सॉरी कहा? क्या कहा उसके बाद? सोने चले गया? क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रहा कि अभी तो मैंने तुझे मारा नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ, फिर आके मैं तुझे मारूंगा कि तू बदतमीजी करेगी। अभी हमारे साथ ही रहोगी? कह रहा मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। नहीं, अभी तुम फिलहाल घर बिल्कुल नहीं जा रही, तुम उसके साथ बिल्कुल उसको अभी बिल्कुल भी फेस नहीं करोगी। और अनुषा, ये पहली बार है, और ये पहली बार में जो स्टेप ले लिया ना, वही पे डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी। वो हाथ धोने गया था तो मैं पीछे से भाग के निकल आई, मैंने कहा मैं काम पे चली जाती हूँ, वरना बहुत मारता। नहीं बिजली, रोना बंद करो, तुम रोना बंद करो। हम अभी इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, और लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं हमारी सोसाइटी में। नहीं, एक हद तक कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपके शौहर ने आप पे हाथ उठाया तो कोई नहीं, जाने दो, तुमने कुछ कह दिया होगा ना, चुप हो जाया करो। क्यों? किस वजह से? आपने कुछ भी हाथ उठाना किसी भी हाल में जायज़ है। कोई भी एक्सक्यूज़ हो सकता है किसी को मारने के लिए। बिजली,
मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, तुम पहली बात तो एक हफ्ता यहीं रहोगी, बिल्कुल वो हमें बताएंगे कि हमें शायद पुलिस पे जाना चाहिए या तुम्हें यहाँ रहना चाहिए और किस तरीके से तुम्हें इसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि तुमने एक दफ़ा तुम अगर वापस गई आराम से इसके बाद ये दोबारा हो सकता। बिल्कुल। और बिजली तुमसे कोई भी पूछे तो तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कोई तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं है। मुझे जब भी हम कहते हैं कि भाई तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, हम हमेशा कहते हैं अच्छा वायलेंस, अच्छा औरत, और औरत पे हुआ तो औरत के बारे में भी आपने डिस्कस नहीं करना। जिस इंसान ने किया है उसने किस तरह किया है, उसने क्यों किया है, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। बिजली तुम फिक्र ना करो, और अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई हो, अब तुम यहीं रहोगी और एक हफ्ता तुमने घर जाने की, एक हफ्ता जो भी हमारे मैं भी एक डॉक्टर को भी बुलाती हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे लोगों को बुलाती हूँ जो उन औरतों की मदद करते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, और हमारा माशरा उनको वैसे रहने नहीं देता। उनको हमेशा ये कहता है तुम वापस घर जाओ या तुम चुपचाप घर चले जाओ, बहुत बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगी, जबकि हाथ किसी और ने आप पे उठाया। बिल्कुल। लेकिन आप समहाउ विक्टिम के बजाय आप उस चीज को छुपा रही हैं जैसे कि आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। पूरी दुनिया में अगर आप ये देखें, पॉलिसी है ये, किस किस्म का नजरिया है ये? नहीं, और अगर आप ये देखें है क्या कि आप कोई भी गुनाह करें, कोई भी बुरी चीज़ करें, कोई बुरा काम करें, तो आप क्यों नहीं करते बुरा काम? क्योंकि आप सोचते हैं अगर मैंने बुरा काम किया तो उसका नतीजा ये होगा, क्योंकि नतीजा ये होता है कि बीवी वापस चली जाती है और चुप हो जाती है और पूरा माशरा चुप हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए वो मर्द करता रहता है। अगर पहली बार में नतीजा उसको नजर आएगा तो आई एम श्योर कि उसकी कैसी भी तरबियत हो, चांसेस हैं कि वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ऐसा सही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। बिजली तुम्हारी कोई आँख वाँख ऐसे कोई ऐसा सब सही हो जाएगा ये, और तुम्हें थोड़ा सा हिम्मत अंदर अपने और कुछ बाजी, मुझे तो इस बात का दुख होता है बाजी कि मैं इतना काम भी करती हूँ, सारे घर का भी यहाँ का भी, उसका मैं हर तुम अपने पैसे कमाती हो, इज्जत से जाती हो, काम करती हो, तुम्हें ये सब सहने की कोई ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपना औरत होने पे ना शर्म आ रही है बच्ची। नहीं बिजली, तुम अगर औरत उसने तुम्हें इसलिए नहीं मारा, उसका अपना कसूर है, अपने कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी अपने कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसने शायद तुम पे हाथ उठाया। तुम्हारे अलावा शायद कोई और भी सामने होता तो वो उसको भी मारता। तो ये औरत होना कसूर नहीं है, कसूर उसका है और इस बात का अंदाजा उसको होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यही बाजी, मैंने अपने अम्मा पापा को भी फ़ोन किया ना तो वो कहने लगे कि हमने तेरी शादी कर दी है, तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपना कार देगा, अपने शौहर को देगा। हमारे मुल्क में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी को, अगर आपकी बहन को, कोई भी उनके शौहर, उनके घर वाले, ससुराल वाले अगर उन पर हाथ उठाते हैं तो आप और मैं ये बात क्यों कहते हैं कि आपकी शादी हो गई है, अब आप कुछ भी करो, हमारी इज्जत है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से इज्जत नहीं होती, इन चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ एक और अगर ये किसी के लिए शर्मिंदगी की बात है तो ये उस इंसान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि जिसने किसी चीज़ का सलूशन कुछ और नहीं समझा, मारा। जब आपकी शादी होती है तो तभी होती है जब हम मैच्योर होते हैं, और जब इंसान मैच्योर होता है तो बातों के थ्रू वो हर चीज़ सॉल्व कर सकता है। मैं एक सर्वे कहीं पढ़ रही थी, मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये किसी गरीब तबके का वो नहीं है प्रॉब्लम, ये आपकी मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, एलीट सोसाइटीज़ में भी औरतों पे हाथ उठाना नॉर्मल समझा जाता है एक हद तक, क्योंकि हमारी एक मेंटालिटी ही ऐसी है। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, औरतों पे जो तशद्दुद होता है उसके हवाले से बहुत बात करेंगे। उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग इन लेडीज़ के साथ काम करते आ रहे हैं, उनकी थेरेपी करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। लेकिन ये ज़रूर मैंने कहना है कि अगर आप पे कोई हाथ उठाता है तो आप चुप मत रहें, चुप मत रहें, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा हुआ है तो बिजली तुमने आज ही स्टैंड लेना होगा। हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनसे भी बात करना, बताना, और थोड़े दिन हमारे पास ही रहना, उसको दिखा दो तुम अपने पैसे कमाती हो। इसे कहते हैं अपनी बेटी को तालीम देना, उसको काम करने की इजाज़त देना बहुत ज़रूरी है कि फिर उन्हें ये चीज़ें नहीं सहनी पड़ती, और ये किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। वरना तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। जानवर बेचारा अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता, इंसान बता सकता है तो बतानी चाहिए। तुम थोड़ा सा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, किसी को बुलाओ ना। ठीक है, हम बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं, हमारे गेस्ट भी आएंगे। मैं थोड़ा सा पानी पियो, काम कर लेती हूँ। नहीं शाहीनाबाद की रिहायशी 19 साला मुक़द्दस की 1 साल पहले आलम चौक के रिहायशी सुफियान से शादी हुई थी।
मुकद्दस के मुताबिक उसका खावन चूल्हों का काम करता है। 4 रोज पहले उसने शौहर से मेडिकल चेकअप के लिए पैसे मांगे, जिस पर सुफियान ने बहन और भाभी के साथ मिलकर उसे डंडों और जूतों से पीट डाला और सर के बाल मूंदकर कमरे में कैद कर दिया। मेरी नंद और मेरी जेठानी बड़ी और मेरा शौहर तीनों ने किया और मुझे कमरे में बांध दिया जब मेरी जेठानी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है और मैं जबरदस्ती यहाँ भाग के आ गई हूँ। मुकद्दस मौका मिलते ही ससुराल से भागकर अपने मैके शाहीनाबाद पहुँच गई। मुतासरा खातून और उसके अहले खाना ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। जी, आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। औरतों पे जो घर में तशद्दुद होता है, होता आ रहा है और होता रहेगा। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है आज, बिजी के साथ आपने देखा उसके घर में उसके साथ क्या हुआ, और आयशा में भी यही बात कर रहे थे कि क्योंकि हम रोज़ काम पे आते हैं, हम रोज़ एक अपनी छोटी सी दुनिया में होते हैं, तो हमें ये चीज़ें फील करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और जब हम ये चीज़ें हम देख देख के भी न्यूज़ पे देख के भी हम आप और मैं ऐसे हो गए ना कि हाँ ये बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, अच्छा चलो आगे चलते हैं, अब क्या करना है। इनफैक्ट जिस इंसान के साथ ये हुआ होता है, जिस औरत के साथ, जैसे अभी हम ये बात भी कर रहे थे कि जब पहला थप्पड़ या जब पहली बार कोई ऐसा करे और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है तो फिर वाकई होता रहेगा। लेकिन अगर आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि पहला थप्पड़ ही इट्स नॉट ओके, तो फिर हम इस चांस को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा होता नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। ये एक छोटी सी पैकेज भी थी जो हमने आपको दिखाई, न्यूज़ फीड में मैंने देखा था। हमारे साथ आज हमारे घर में वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और हमारे घर आने का, और हमेशा आप इतनी खूबसूरत बातें करती हैं, स्पेशली इन चीज़ों के हवाले से। यू नो, ये जो एक बात हम हमेशा करते हैं कि तुमने कुछ कहा होगा तो तुम्हारे शौहर ने हाथ उठाया, तुमने कुछ किया होगा, तुमने क्या बात कर दी, तुम्हें पता है ना कि वो कैसा है, तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों की। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पे आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से हमें मार पड़ी है, वरना तो उसका बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है, जबकि वो आपको मार रहा है। यही तो माइंडसेट है जिससे तबाही फैल रही है। अगर हम इसको दूसरी तरफ कर दें कि शौहर ने भी कोई ऐसा रवैया रखा होगा कि बीवी ने ऐसा किया होगा, जब कभी इंसाफ की बात करना तो कभी औरत और मर्द को अलग अलग नहीं करना। औरत और मर्द पैरेलल चलते हैं, मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। कहीं औरत गलत है और कहीं मर्द गलत है, तो गलत को गलत कहना, औरत और जेंडर की बुनियाद पे किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। और तशद्दुद का हक ना औरत को है ना मर्द पर है। उसमें मैं ये कहूँ तो बेहतर है कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करने का हक नहीं है, हाथ उठाने का हक नहीं है, उसका हक गस्ब करने का हक नहीं है। तो एक ज़्यादा बैलेंस और ज़्यादा न्यूट्रल बेहतर बात होगी। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि ज़बान की मार ज़्यादा तेज़ होती है, वो तो और भी ज़्यादा बुरी होती है। जो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मार दोनों ही बहुत बुरी होती हैं। ये जो टॉर्चर किया जाता है ये कोई एक टॉर्चर नहीं होता, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है। मैं तो आपको ये बताऊं कि टॉर्चर इस हद तक भी किया जाता है कि जो औरतें मदद के लिए अल्लाह को पुकारती हैं, नमाज पढ़ती हैं या कलाम पाक पढ़ती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं, मर्द उनके हाथ से ये चीज़ें भी ले लेता है उनको टॉर्चर करने के लिए कि अगर ताकत के लिए तुम रब को भी बुला रही हो तो लो हम उसमें भी तुमसे फासला करेंगे। मैं कितनी औरतों को जानती हूँ जो तकलीफ में नमाज पढ़ती हैं तो उन्हें कहा जाता है तुम वजीफे कर रही हो, तुम शायद मेरे खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रही हो। उन्हें उन चीज़ों से, या अगर कलाम पाक हाथ से लिया जाता है या कोई बेहुरमती की जाती है तो आप देखें कि एक इंसान, एक मुसलमान कितना टॉर्चर होता होगा। लेकिन मर्द जब किसी, मर्द नहीं या कोई भी इंसान जब किसी जुल्म पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस हद तक गिर रहा है, वो जुल्म कर दूसरे पर आ होता है, तबाही अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत में ला रहा होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो तशद्दुद कर रहा होता है उससे तो कोई नहीं कहता तुम्हें कुछ ज़रूरत है हेल्प की या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है। ये कोई अजीब सा कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, अजीब नहीं है। मैं देखो इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। बात ये है कि जो तशद्दुद कर रहा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए तशद्दुद कर रहा होता है। और हमारी सोसाइटी का एक सोच ये कि जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ खड़े रहो, जो वीक है वो, क्योंकि सोच ये है कि जो इसलिए लड़कियों को ज़्यादा तालीम नहीं दिलाई जाती या उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती कि आपके थोड़े से पैसे बनेंगे, आप थोड़ी सी एजुकेटेड होंगी तो फिर आपका
मुंह खुल जाएगा, क्या पता नहीं क्या कहते हैं, क्या ज़बान खुल गई। बिल्कुल। और अभी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग फिर वो रहेगा नहीं, आप दोनों इक्वल पेस पे आ जाएंगे, मर्द औरत काइंड ऑफ बराबर। अगर आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा लें या ज़्यादा बेहतर कर लें तब भी उसकी इनसिक्योरिटीज जाग जाती है। एक एंगल ये है कि मिसाल के तौर पे सोसाइटी में किसी एक शख्स ने बुरा किया, सोसाइटी उसको बुरा नहीं कह रही होती, उस पर प्रेशर नहीं डाली होती, क्योंकि हो सकता है वो किसी ऐसी सीट पर बैठा हो कि वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। इस वक्त हमने रिश्तों को छोड़ के फ़ायदों को बहुत सोचना शुरू कर दिया है। हम किसी ऐसे इंसान को बरह रास्त बुरा कहते ही नहीं है जिससे हमने फ़ायदा उठाना हो, जबकि हक बात तो ये है कि हमने ये नहीं सोचना कि हमने फ़ायदा उठाना है। जिसने सही किया है उसकी तारीफ़ करनी है, जिसने बुरा किया है उसको मना करना है उस काम से। जब कॉन्सेप्ट्स पैसे में तुलने लगे इन चीज़ों में कि किसको, क्योंकि बहुत सारे मर्द ये कहते हैं अपनी बीवियों को, क्योंकि वो वर्किंग लेडीज़ नहीं होती, तो कहते हैं कि तुम्हें सब छोड़ देंगे, हमें हमारे घर वाले या कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी हमने रोज़गार लगा लिया, इसको हम पैसे देते हैं, इसको हम कपड़े दिला देते हैं, तो क्योंकि लोगों के मफाद हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी करें लोग हमें ना कुछ कहेंगे ना हमें छोड़ेंगे, बल्कि तुम लूज़र हो, तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, इसलिए लोग तुम्हें बुरा कह के छोड़ेंगे। जबकि मैं ये समझती हूँ कि घर में ये जो औरत फिजिकल जो अपनी सारी कुर्बानियाँ देती है, अपना टाइम, अपना सब, अगर इसको वो वर्थ वाइज रखें तो कई दफ़ा मैं समझती हूँ कि शौहर इतना कमा के नहीं ला रहा होता जिससे ज़्यादा वो औरत फ्री में अपना शेयर डाल रही है। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे पास यहाँ पे आज एक केस स्टडी भी है, एक खातून जो है हमें ज्वाइन करेंगी, सारिन बर्नी ट्रस्ट से ही है, उनकी कहानी भी सुनेंगे। आज थोड़े से सोल्यूशंस की तरफ जाने की भी कोशिश करेंगे कि अगर आप पे कोई हाथ उठाता है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी पे, आपकी बहन पे ऐसा कोई तशद्दुद उसका शौहर करता है, उसके ख़ानदान वाले करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज आप तमाम ख़वातीन को तो सही है हमारी बात सुननी चाहिए, लेकिन मर्द हजरात को और ज़्यादा गौर से सुननी चाहिए। बिल्कुल सही है। छोटे से ब्रेक के बाद अच्छा हमेशा जब हम तशद्दुद के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसे सोशल इश्यूज़, टैबूज़ जो हमारी सोसाइटी में होते हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं, तो हमेशा चाहते हैं कि कोई केस स्टडी ज़रूर हो हमारे साथ। उन लोगों का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं जो अपनी कहानी लेकर लाइव आप लोगों के आगे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आते हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम होता है अपनी कहानी को शेयर करना। लेकिन जब आप उनकी कहानी शेयर होती है तो मेरे ख्याल से लोगों तक एक बेहतर तरीके से पहुँच सकती है, कनेक्शन होती है। बहुत सारी लेडीज़, ख़वातीन इस वक्त घर में बैठे हुए शोज़ देख रही हैं जो तशद्दुद का शिकार होती हैं, उनमें सिर्फ वो हिम्मत नहीं होती कि वो निकल के बात करें। और मुझे देखना, आलिया भाभी को देखना एक चीज़ होती है, लेकिन जब आप रियल स्टडीज़, केसेस को देखते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपके अंदर कोई एक आवाज़ जागती है कि ये थेरेपी भी है। थेरेपी जैसे भी है। जिसके साथ कोई चीज़ बुरी हुई हो और वो अपने आप को दबाए रखे, अपनी बात दिल में रखे, किसी से शेयर ना करे, तो घुटन बहुत बढ़ जाती है। जब आप अपनी बात कह देते हैं तो उससे जिसके साथ वो सब बुरा हुआ होता है वो भी बहुत रिलैक्स होता है, बोल्ड होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। जिन चीज़ों से आप डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, वो एक दफ़ा ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, क्या मैंने ठीक किया, मेरे साथ ठीक हुआ, जब इन सारे सवालात के जवाबात भी आपको मिलने लगते हैं तब आपकी अपनी थेरेपी भी होती है। और आपको लगता भी है कि शायद अब दुनिया में अकेले नहीं है, इन्होंने कदम लिया है तो हम भी कदम ले सकते हैं, हम भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अनीला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 साल पहले जो है इनका सारिन बर्नी ट्रस्ट जो है आना हुआ। अनीला, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने का। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात की थी कि अगर आप अपनी बेटी को तालीम दें, अगर वो पढ़ी लिखी हो तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और तशद्दुद का शिकार नहीं होगी। क्योंकि हम खुद शायद तशद्दुद का शिकार नहीं है तो इन बातों को कम समझते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। बहुत बड़ी फैमिलीज़ में, पढ़े लिखे फैमिलीज़ में, आप तालीम याफ्ता हो, आप काम भी करते हो, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है और मर्द का जो औरत पे हाथ उठाने का जो एक ट्रेंड मैं इसको कह सकती हूँ, ये अक्रॉस द बोर्ड है। ये हमारी मेंटालिटी में, ये हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगता है कि ठीक चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग तो, अब औरतें कई दफ़ा ये जुमला बोलती हैं, एक थप्पड़ ही मारा है तो क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और सास आपको ये कहेगी, आपकी माँ आपको ये कहेगी। अनीला, अपनी कहानी थोड़ा सा हमें बताइएगा। आप खुद भी मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, आप माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं खुद अपना निकलती हूँ, कुछ करती हूँ? ये कहानी थोड़ी सी बताइएगा, शुरू कब हुआ ये डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं?
जब मैं पढ़ रही थी एजुकेशन में, तो मैं चल ही रही थी, तो मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी में लड़की। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपकी दोस्ती हुई जी। ठीक है, फिर उससे मैंने शादी भी हो गई। ठीक है। उस वक्त जब मैं 3 साल तक उससे बातचीत थी मेरी, और पढ़ाई साथ में होती थी, मुझे इतना नहीं पता था वो क्या किस मायने 3 साल तक? हाँ, पता नहीं चलता, जब तक शादी नहीं होती पता नहीं चलता। जी, बहुत अच्छा था, कहता हाँ ठीक है औरत को काम करना चाहिए, जबकि वो किसी इस तरह के बैकग्राउंड उनका इस तरह का कि वहाँ पे औरतें काम नहीं करती हैं। फिर भी उसने मुझे इतना श्योर किया कि नहीं, तुम बाद में भी अपना जो भी जॉब करना चाहो, टीचिंग वगैरह, तो वो तुम कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन जब शादी हुई उसके फ़ौरन बाद ही वो इतना चेंज हो गया कि मैं बता नहीं सकती, हर मामले में इतना। तो शादी करने के चक्कर में होते हैं ना, फिर सोचते हैं एक दफ़ा शादी होगी तब तो मैं बता सकता हूँ क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बैठना है। घर वालों की बहुत मुखालफत के बाद शादी की, इतना बड़ा स्टेप लिया। और उसने फिर मुझे सिर्फ जिस्मानी तौर पे तशद्दुद नहीं किया, उसने मुझे मेंटली भी बहुत तशद्दुद किया कि अच्छे कपड़े पहन के तुम्हें क्या करना है, इवन तुम नमाज़ पढ़ी तो रो रही हो, दुआ मांग रही हो, किसके लिए मांग रही हो, किसकी तुम्हें याद आ रही है, इस किस्म के वाहियात बातें कर करके उसने मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। और मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ मांगती थी कि मैंने गलत कदम उठाया है, लेकिन मुझे इस बात को रियलाइज़ तुम्हें लगता है गलत कदम? आपने अपनी दिल की बात उससे सुनी थी? अच्छा, हम हमेशा औरत होने के तौर पे ये भी समझते हैं कि मुझसे ही कोई गलती हुई है, मैंने ही कोई गलत काम किया है, इसलिए आज मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। क्योंकि औरत को और मर्द को या बेटा और बेटी को हम एक लेवल पर रख के बात नहीं करते, हम डे 1 से उसको ये बताते हैं कि ये तुमसे बेहतर है, ये तुम इंफीरियर, ये सुपीरियर है। तो वो माइंडसेट हम औरतों के जहन में भी बैठा हुआ होता है। आपने कोई गलती नहीं की अनिला, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आप गलती सिर्फ आपके शौहर से हुई है और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इनसिक्योरिटी। सॉरी। अच्छा, अभी हम इनसे बात करेंगे, इनको थेरेपी भी दिलवाएंगे, इनकी मदद भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली थेरेपी और मदद की ज़रूरत तो शायद इनके शौहर को है। लेकिन मर्द कहाँ अपना कभी इलाज करता है? आपने सोसाइटी में कहाँ देखा? इवन अगर बच्चियाँ भी पैदा हो रही होती तो भी इल्ज़ाम औरत पे, गो के ज़िम्मेदार मर्द है। किसी किस्म का कोई या औलाद नहीं पैदा हो रही तो आप देखिए सिर्फ औरत का इलाज होता रहता है। नीला, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर आपको आके सारम बनी ट्रस्ट पे छोड़ दिया, आप खुद नहीं? नहीं, मेरी मदर ने छोड़ा है। मदर ने छोड़ा? अच्छा, फिर हुआ क्या? फिर बताओ। चलो। जब अम्मी अब्बू को मैंने हालात बताए कि बहुत ख़राब हो रहे, 2 बेटे हो चुके थे मेरे, और उनके रोज़ गालम गलोच, मारना पीटना रोज़? हाँ, और वो ये कहता था कि मेरे बच्चे नहीं हैं। क्यों? ये कैसे? इतना शकी मिजाज और इस कदर का कि वो इस किस्म के वाहियात बातें करता था, जिसकी वजह से मेरा रहना अब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। फिर मुझे ये लगा कि अम्मी अबू से रब्ता करती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने मेरा रब्ता भी ख़त्म करवा दिया था, ना फ़ोन पे बात करवाता था, ना उनको आने देना, ना मुझे जाने देना। सही। फिर बहुत मुश्किलों से मैंने अपने ससुराल में से किसी से हेल्प ली और अम्मी अबू को मैसेज करवाया कि मुझे यहाँ से निकालें किसी तरीके से, कि मुझे उनकी ज़रूरत है हेल्प की। फिर जब मेरी दादी की डेथ हुई, मैं कराची आई हूँ, तो फिर मैं वापस नहीं गई। किधर रह रही थी? सिंध, इंटीरियर सिंध। इंटीरियर सिंध में थी, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा नहीं गई हूँ। फिर मेरे अम्मी अबू ने मेरा केस करके मुझे खुला दिलवाई है। उसके बाद बच्चे भी अम्मी के पास हैं। अम्मी के पास है, ठीक है। और फिर अम्मी ने कहा कि आप सारम बनी ट्रस्ट जाएँ? अम्मी नहीं, मैं कुछ अर्से अम्मी के पास रही, 2 साल रही हूँ, जब तक अब्बू ज़िंदा थे, और अब्बू मुझे सपोर्ट भी कर रहे थे बहुत, मेरे बहन भाई भी मुझे कर रहे थे, लेकिन वो मुझे साथ नहीं रख सकती थी। मैं अलग रह रही थी अपनी अम्मी अब्बू के, क्योंकि ख़ानदान वालों की तरफ से बहुत प्रेशर था कि इसको रखेंगे तो हम आपसे मिलना जुलना छोड़ दें। ये बात होती है कि सोसाइटी वैसे भी आप पे इतना कुछ हुआ होता है, लेकिन उसके अलावा जो आप बात कर रही थी कि सोसाइटी आप पे इतना प्रेशर डालता है कि आप खुद कुछ कर नहीं पाते हो सर, जबकि सब कुछ आप ही के साथ हुआ होता है। आलिया भाभी, तो इन हालात में अनिला को क्या करना? पसंद की शादी में सारा ब्लेम औरत पर डाल दिया जाता है, जबकि शादी तो होती पसंद की है। बिल्कुल। और उसमें अच्छा, और अगर ब्लेम डालना है तो दोनों ही जिम्मेदार हैं, लड़का भी है लड़की भी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में आम तौर से ये जो घरेलू चीज़ें हैं, इसमें प्रेशर औरत पर ही ज़्यादा पड़ता है, औरत को इल्ज़ाम दिया जाता है और सज़ा भी अमूमन औरत ही उठाती है। इसमें सिर्फ मर्दों का ही किरदार नहीं है, इसमें औरतें भी बहुत शामिल हैं। आप देखें, अगर खुदा न खास्ता किसी की डिवोर्स हो जाती है या कोई औरत खुला ले लेती है, तो सबसे पहले औरतें बैठ के औरत को डिस्कस करती हैं, इसने कुछ किया होगा, इसने क्यों नहीं निभाया, वो तो कौन घर नहीं निभाना चाहता है कि किस तरीके से औरत ही औरत के साथ दुश्मन करके
सकती है, लेकिन कौन घर नहीं निभाना चाहता, और औरत के पास सरबराह के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। औरत को बहुत अच्छी तरह पता है कि घर टूटने के बाद उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन कभी कभी हालात इतने बदतरीन हो, और कई दफ़ा औरत अपनी औलाद के लिए कदम उठाती है। जैसे इस बच्ची ने बताया कि ये गुजारा कर रही थी, लेकिन जब बच्चों पर बात आने लगी तो इसको लगा कि इनको बचाने के लिए ज़रूरी है। क्या लगता है, आप सारन बनी ट्रस्ट तो आ गए हो, अब काम करोगे, क्या करोगे? अपने बच्चे भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भी तालीम देनी है, तो आगे बढ़ना तो बहुत ज़रूरी होगा, आप तो पीछे नहीं देख सकते। और ये ठीक है, ये चीज़ें हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं, एक बहुत ही बड़ा एक डिज़ीज़ है जो हमारे माशरे में है, लेकिन आप जैसी औरतें ही इन सिस्टम्स को बदलती हैं। तो अब आपने क्या सोचा? अली भाभी ने आपको कहा है कि कोई काम होगा, कोई और तालीम होगी, कोई टीचिंग होगी, कुछ होगा ऐसा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए? असल में इशू यही था, अम्मी जब मुझे यहाँ छोड़ा, क्योंकि मेरा यही बात थी कि अम्मी मुझे जॉब करने दें, तो कम से कम मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ ना, क्योंकि अब्बू का जब इंतकाल हो गया तो मैं अचानक से बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं रहा, ना ये लोग अपने साथ रख सकते हैं मुझे, मैं अकेली कहाँ तना रहती रहूँगी। इस वजह से मैंने ये प्रेशर अपनी तरफ से मुझे ये लगा कि अब बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे इस माशरे को फेस करना पड़ेगा। तो जब लोग इतना कहते ही हैं, जब माशरा इतना कह ही रहा है, तो फिर इंसान वही कर ले जो उसको करना है, क्योंकि लोग जो कहते हैं उनका तो मुंह बंद होने ही नहीं वाला। तो इससे अच्छा मैं निकलूँ, मैं काम करूँ, मैं कुछ पैसे बनाऊँ, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। क्या ख्याल है? लेकिन अम्मी के ऊपर प्रेशर था ना खानदान वालों का, तो अम्मी मुझे मना करती थी, नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम जिस तरह रह रही हो घर में रहो। इस पर अम्मी से मेरी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए, फाइट भी हुई, और मैं सुसाइड कर रही थी कि सारी चीज़ों की वजह मैं ही हूँ, तो मैं ये ख़त्म कर देती हूँ। नीला प्लीज़, क्योंकि मेरे बच्चों को अम्मी ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, इसलिए फिर अम्मी ने मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स होगी, तुम यहाँ जाओ, सारिन बनी ट्रस्ट जाओ, आलिया भाभी के साथ रहोगी तो तुम्हें जिंदा होगी तुम अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आलिया भाभी, ऐसे केसेस आप इतना देखते हैं, रोज़ इतने केसेस होते हैं, वो अंदर आपकी एम्पैथी, वो एहसास जो आपको एक दर्द होता है लोगों को देख के। अनीला के आज हमारे घर आने का यही मकसद था, एक छोटा सा सेगमेंट था हमारे पास अनीला के साथ, कि आप लोगों को थोड़ा सा एक एहसास, अंदर की जो एक तकलीफ़ है वो थोड़ी सी अंदर जागे और आप उसको क्वेश्चन करें, क्योंकि हम इतने केसेस देखते हैं, हम इतने लोगों को रोज़ इस पोजीशन में देखते हैं, तो हमें किसी और के लिए बुरा नहीं लगता है शायद, या ये कहीं ना कहीं हम खुद भी कसूरवार हैं। मुझे अनीला को देख के ये लग रहा है कि मुझसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है, होती है। जब मैंने सपोर्ट नहीं करते, जब हम ऐसी चीज़ों में कोई बेहतर बात नहीं बोलते, अपना पूरी सोसाइटी का रोल होता है, हम सब मिलकर ही सोसाइटी बनाते हैं। और इसके केस में मैं ये भी कहूँगी कि अपनी फैमिली को कभी छोड़कर फैसला नहीं लेना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस जो अनीला की मदर को इस पर था कि मैं इसको बाहर पढ़ने भेजूँगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। जब इसने अपनी मर्ज़ी की शादी इस तरह कर ली, तो उन्हें अब भी ये लगता है कि ये बड़े बोल्ड फैसले खुद कर सकती है, तो शायद मैं इसको दोबारा बाहर भेजूँ जॉब के लिए कुछ, तो फिर ये कोई ऐसा बोल्ड स्टेप ना उठा ले या फैसला ना कर ले जो हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ जाता हो। लेकिन आलिया भाभी, इसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए फॉर द डिसीजंस शी मेड, क्योंकि नीयत उसकी हमेशा ठीक थी। आप जायज़ काम के लिए जिस चीज़ के लिए जाते हैं उसमें बुरा फील नहीं करना चाहिए। आपने अगर शादी की है और शादी में तुम्हें शादी तो अरेंज हो या लव हो या जो भी हो, उसमें पसंद शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप निकाह करते हैं तो निकाह तो करता ही लड़का और लड़की अपनी पसंदीदगी का इजहार, अपनी हाँ का इजहार उसमें करता है। अल्लाह ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, कानून ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, तो सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन लव मैरिज में कभी भी किसी औरत को तनहा खड़े होकर फैसला नहीं लेना चाहिए, फैमिली को शामिल करना चाहिए। कानून के बारे में, लॉज के बारे में हम बहुत बात करते हैं कि हमारी लॉज इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर आप पे कोई हाथ उठाता है तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो, और साइकोलॉजिकली आप पे क्या ट्रॉमा होता है, अफेक्ट होता है। इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे कुछ मेहमान हैं जो हम इस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। नीला, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक के बाद दोबारा जी, आज बात हो रही है औरतों पे तशद्दुद के हवाले से। आलिया भाभी ने हमें बहुत चीज़ें बताई हैं और किस तरीके से। आलिया भाभी, अल्टीमेट सोल्यूशन तो ये होगा कि पहली दफ़ा अगर आप पे कोई हाथ उठाए तो आप उसी वक्त कह दें कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और जब शादी होती है तो कुछ अरसे तक फैमिली को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मैके को, लेकिन एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि हमारी बच्ची की ज़िंदगी किस तरह सेटल हो रही है।
आप 18 साल में, 16 साल में, 14 साल में बच्चे की शादी कर देते हैं, वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि बहुत बड़े बड़े मामलात को हैंडल कर ले, लेकिन एक बैकअप होता है तो चीज़ें हैंडल कर। लॉयर्स के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए। शाजिया मलिक साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, रिसर्चर भी हैं, राइटर भी हैं और वुमेन्स राइट्स पर बहुत काम भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमारे पास हमारे साइकाइट्रिस्ट भी मौजूद हैं, चीफ साइकाइट्रिस्ट हैं सेंट्रल प्रिजन के लिए भी इन कराची, वसीम अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब से मैंने ब्रेक के दौरान भी एक सवाल कर लिया था, उन्होंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी, और तो उसमें थोड़ी सी बात कर लेंगे। मैं शादी साहब से सबसे पहले बताएं कि व्हेन इज़ इट टाइम टू सी अ लॉयर? कब? पहले हमें थेरेपी पे जाना चाहिए या अम्मा अब्बा से बात करनी चाहिए, या फ़ौरन अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा है और इसमें ये प्रॉब्लम है तो मैं लेट मी गेट अ लॉयर? पहले तो आई बिलीव कि मतलब अपनी अटमोस्ट कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह एमिकेबल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं तो फर्स्ट गो टू योर फैमिली, नियरेस्ट फैमिली, दे कैन गिव यू द बेस्ट ओपिनियन। वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल लाइक मतलब शी हैज़ सेड के मतलब जब शादी होती है तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आप नए घर में जब आते हैं तो यू नीड टाइम टू गेट एडजस्ट। वहाँ आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एडजस्टिंग सही है। कौन दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, कौन कपड़े फेंक देता है। जी। हाथ उठाना कुछ और चीज़ है। हाथ उठाना तो वेयर इज द एडजस्टमेंट इन दिस? नहीं, वो तो फिर मतलब ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब सबसे बड़ी जो इशू होता है हाथ उठाने का, डोमेस्टिक वायलेंस का, उसकी वजह है कि आप जब मतलब कंपेनियंस जो हैं मतलब आपस में उनकी पर्सनालिटीज़ क्लैश करती हैं, जहाँ पे मतलब लड़की आजकल मेन रीज़न जो हो गया है वो अवेयरनेस है। लड़की बहुत हाईली एजुकेटेड हो गई है, बड़ी मतलब शी नोज़ के मतलब व्हाट आर हर राइट्स। मेरे राइट्स क्या? पहले मतलब माँ बाप जैसे शादी होती थी तो शादी के वक्त पे ये कहते थे कि बेटा आप जा रहे हो, यू हैव टू बेयर एवरीथिंग, आपने जो भी करना है बर्दाश्त करना है। जी, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, और अब आपने मतलब वहाँ जाके बस अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देना है, और अब वो जो है वहाँ है वो सब। लेकिन अब माएँ भी, फैमिलीज़ भी, जबकि आप देखें ना मतलब जब लड़की 20-18 वर्ष तक अपने घर में इतने बड़े अच्छे माहौल में रहती है तो उसको भी मतलब वो शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? दैट इट्स ओके कि एक हद तक कि यू नो अच्छी बात है ये अवेयरनेस आए लड़कियों में। अब क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी गेस्ट आ चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई ना, वो भी तो प्रॉब्लम है। देखें अब लड़कियों को भी, इसलिए तो शादियाँ टूट रही हैं क्योंकि लड़कियाँ बहुत एजुकेटेड हो गई हैं। तो ये बहुत एक शॉकिंग कमेंट है। थैंक यू। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं वकील साहबा। असल में देखें, एजुकेट होना एक अलग चीज़ है एंड नॉलेजेबल होना एक अलग चीज़ है। ठीक है। नॉलेज अबाउट हाउ टू लिव लाइफ इन अनदर फैमिली विद देयर कल्चर्स। आप एक कल्चर से आ रहे हैं और आप दूसरे कल्चर में जा रहे हैं। कल्चर सिर्फ एथनिक बैकग्राउंड से नहीं होता, एक घर का अपना कल्चर होता है। how they spend, how they live, how they eat and how they socialize. लेकिन जब आप शादी करके किसी के घर जाते हो तो वो आपका घर होता है, आप उसका कल्चर बनाते हैं, राइट? जी बिल्कुल। किसी के कल्चर में आप उसको अडॉप्ट तो नहीं कर रहे होते? नहीं, देखें दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। जैसे मैं कहा कि टाइम, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। आप एक नई जॉब स्टार्ट करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि हाउ यू नो, एक नया जूता भी खरीदते हैं ना तो पहनने में शुरू में काटता है वो। इट टेक्स टाइम, योर फुट गोज इनसाइड द शू एंड टेक्स इट्स ओन प्लेस। तो उसी तरीके से हर इंसान को एक दूसरे के साथ जगह बनाने का टाइम देना चाहिए। और टॉलरेंसेस कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर्स हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एंड वो सस्टेन नहीं कर पाते, ना काउंसलिंग होती है। जैसे वकील साहब ने कहा कि इमीडिएटली नाउअडेज, क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना मायूब बात समझी जाती है कि यार टैबू हो जाएगा, यू नो, कि हमें पीपल गो फॉर काउंसलिंग कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज इश्यूज। तो वहाँ आपको गाइडलाइंस मिलती हैं कि देखें ये ऐसे 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 करेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एंड कभी भी जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं वो कोई जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं होते। इट टेक्स टाइम, और इस चीज़ को जितना प्रोलॉन्ग करके आराम से एक दूसरे को एडजस्ट करने का टाइम दिया जाए तो ये चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। ये बात मैं और आयशा भी कर रहे थे सुबह सुबह कि अगर कोई लड़का आप पे हाथ उठाता है, आपका शौहर, आपका भाई, जो भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको थेरेपी की ज़रूरत है कि उनके इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो ये हरकतें कर रहा है, गाली दे रहा है
या अब्बा को देखा, और कहते हैं कि अगर आप घर में अपने बाप को वायलेंस करते हुए देखें तो आपको लगता है कि हद तक जायज़ है मैं भी अपनी बीवी पे हाथ उठा सकता हूँ। एग्जैक्टली ऐसे होता है। चीज़ें होती हैं, हाँ, या उसको लगता है कि ठीक है, और या वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। एक्सट्रीम हो जाते हैं वो बिल्कुल, व्हिच इज ओके। देखिए 2-3 चीज़ें, या तो उसने बचपन से देखा है, जैसे जस्ट यू जस्ट पॉइंटेड आउट कि अब्बा गालियाँ दे रहे हैं, अब्बा आ रहे हैं रात में शराब पी के और ये वो, ही डजंट, उसमें उसकी गलती नहीं है बिकॉज ही इज ग्रोन अप विद दिस सिचुएशन। तो उसको थेरेपी की ज़रूरत है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है। एंड देयर कुड बी पर्सनालिटी इश्यूज। अब ये पूरा टोटली साइकेट्रिक एक पैटर्न पे ले चलते हैं कि देयर आर सम इश्यूज विद द पर्सनालिटी, और वो अग्रेसिव वो अपने हर फेज ऑफ लाइफ में होती है। यानी कि व्हेन ही गोज टू वर्क, उधर भी चिड़चिड़ा, थोड़ा सा अग्रेसिव रहता है। इट्स नॉट जस्ट विद द वाइफ। सो यू नो एक ट्रेंड होता है, वो उसकी उसके मूड स्ट्रेट्स होते हैं उसके, कि ऐसे ही रहता है। he'll drive, he'll have arguments on the road while driving, you know, a lot. ऐसे लोग चिड़चिड़े रहते हैं हर जगह यू नो। तो आई गेट पेशेंट्स, तो उनको काउंसिल करने का तरीका होता है कि डूज एंड डोंट्स कर लेते हैं। उसको बोलते हैं आप नेक्स्ट टाइम आए तो व्हाट आर यू एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, व्हाट आर यू रिलीविंग फैक्टर्स। या कॉल ऑल्सो जल्दी से कॉल लेते हैं। नाजिया की कॉल है पिंडी से, काफ़ी देर से होल्ड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस सिलसिले में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आपका ये है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो है ना एजुकेशन, थोड़ा सा दीन की और थोड़ी सी दुनियावी, वो दोनों को होनी चाहिए। मेरे अपने बेटे की मैंने शादी जो मतलब अभी निकाह है किया है, बिल्कुल अलग मसलक की बच्ची है, और 3-4 साल 5 साल उनका अंडरस्टैंडिंग रही। बहुत छोटी उम्र के थे दोनों, लेकिन हमने उनका फिर फाइनली जब चीजें ज्यादा आगे हुई तो हमने निकाह भी किया। और इसके बाद हमने उनको ये कहा है कि जब तक प्रॉपरली बेटा हमारा अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, हम उसकी शादी रुखती नहीं करेंगे। इफ यू आर एग्री, ये हमने पहले कहा निकाह से। ठीक है। तो माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं और उसको हम अपने लाते हैं घर, ये वो सारा, मेरे पास आपके एक सवाल है। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि जब दोनों एक दूसरे की मामलात को नहीं समझते, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की सब कुछ करे, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि लड़का करे। और लड़के पे बाहर के प्रेशर्स होते हैं, खाली फाइनेंशियल नहीं, मुआशरती भी। हो सकता है कि उसको उसके दोस्त ही ताना देते हो कि तुमने ऐसी खातून से किया है, अब ये है वो है, इसको ऐसे रखना वैसे रखना। एट टाइम्स ये भी होता है। और उसके बाद जरूरी नहीं कि वो दोनों इतने मैच्योर हो जाएं। टाइम लें, और फिर खसूसन बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ा टाइम लें, अंडरस्टैंडिंग करके, क्योंकि जो अगली जिंदगी है वो ज्यादा सफर कर। अच्छा नाज़िया, मुझे बताएं कि अगर आपकी बहू आपको बताया कि आपके बेटे ने उस पर हाथ उठाया, उस वक्त आप क्या करेंगे? नहीं, आई कांट बेयर इट। मैंने कभी किसी एक का साथ देना ही नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हम पहले ये कर रहे हैं कि पहले वो प्रॉपर हो जाए, और बाकी ये है कि वो जाने कि आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है, इंडिपेंडेंट होके गुजारो, अलग। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो हमें दिल पे आके बहुत लगती है, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि वो अलग रहें, हमारे घर में हमारा अपना कल्चर हो। और मेरे ससुर भी बता रहे साथ, जबकि हमारा मज़हब भी ये कहता है एक हद तक कि आपके इन-लॉज पे आपका इतना राइट नहीं है, आपको उनको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपने इन-लॉज का बड़ा प्रेशर लेते हैं हमारी सोसाइटी में। ब्रेक के बाद इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सो सॉरी, ब्रेक। थोड़ी सी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि यू नो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज जब हम कहते हैं कि हमारे बड़े बहुत उसमें हमारी शादियों में डोमेस्टिक वायलेंस से थोड़ा दूर ही जा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो हमारी लॉयर साहिबा ने की, वह मैं आप लोगों के आगे बिल्कुल वो करना चाहूँगी कि जो मैं मानती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। आलिया भाभी, डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि अनुषा आप गलत हैं, शायद आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अपने इन-लॉज के साथ हमेशा एक फॉर्मल कोर्डियल रिलेशनशिप, इज़्ज़त पे होनी चाहिए चीज़ें। प्यार तो अपनी जगह है, लेकिन एक डिस्टेंस, क्योंकि आपके माँ बाप तो हैं माशाल्लाह, सबको अपनी माँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपनी बेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक आपके इन-लॉज हैं, सास ससुर हैं, उनको सास ससुर ही रखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आइए खाइए पिए, चलें फिल्म देखते हैं। बिल्कुल। Or she is a daughter-in-law, she must accept the position so she you has. think that will avoid some trouble? Extreme violence जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा when you have less expectations. एक दूसरे से कम उम्मीदों के साथ चलेंगे, day one onward
आप उसको जो है मतलब कहेंगे ठीक है, मतलब बेटी है, जैसे बेटी की तरह बाज़ दफ़ा बेटियाँ भी बहुत बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं या गलतियाँ कर देती हैं, तो माएँ जो हैं उनको मतलब होल हार्टेडली मतलब एक्सेप्ट करके उसको थोड़ा सा मतलब कन्विंस कर देती हैं या उसको सीधा रास्ता दिखा देती हैं। इसी तरह थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए बहू को भी थोड़ा सा उस वे में ट्रीट करेंगी तो आपका घर जो है जन्नत बन जाएगा। आई वुड थिंक सो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि क्या कहते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग भी एक बिग चीज़ होती है। मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो बहुत सारे सोसाइटीज़ में लोग कहते हैं कि आप पहले से ही एक काउंसलर को देख लें, तो वो काउंसलर आपको उसी वक्त गेज करके बता देता है कि ये शायद हाथ उठाएगा, मारेगा, गाली देगा। इज़ दैट ट्रू? देखिए ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ ये ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कंट्री जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ ये ट्रेंड्स होते हैं कि दे ट्राई टू हाँ जी प्री मैरिटल वो उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अपने नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे रिलीजियस और ये लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ है, हर कल्चरली इस तरह एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन ये है कि एक दूसरे को जानने पहचानने की इजाज़त है, एक दूसरे को समझ सकते हैं कि जी क्या है, क्या चीज़ें हैं और क्या साइकोलॉजीज़ हैं एक दूसरे के मतलब बिहेवियर्स के अंदर। तो यस दे कैन गो फॉर काउंसलिंग, जा सकते हैं, ये तो इंडिविजुअल डिसीजन है, यू कैन नॉट इन्फोर्स समथिंग। आपके शौहर ने आप पे हाथ उठाया या आपको गाली दी या कुछ किसी आप कहते हैं कि वर्बल अब्यूज़ भी होती है, मेंटल अब्यूज़ भी बहुत होती है, व्हेन इज़ द टाइम टू सी अ थेरेपिस्ट? वो टाइम आपको कब लगता है कि अब मुझे ज़रूरत है या शायद मेरे शौहर को ज़रूरत है या हमें मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है? कैन आई ऐड समथिंग प्लीज़? लाइक जब फिजिकल अब्यूज़ बढ़ जाता है, फिजिकल अब्यूज़ तो पहली दफ़ा में मुझे लगता है वर्बल अब्यूज़ तो मतलब होता ही रहता है, लड़कियां बर्दाश्त भी करती रहती हैं, लेकिन जहाँ मतलब एक्सट्रीम लेवल आ जाता है, जहाँ पे मतलब फिजिकल अब्यूज़ शुरू हो जाता है, बात हुई नहीं मतलब तुमने ये चाय का फौरन ग्लास तोड़ दिया या तमाचा मुंह पे लगा दिया, भाई मतलब उसके बाद अपोलोजाइज भी तो करते हैं। लेकिन अनुष्का मैं यहाँ ऐड करूँ, हम मर्दों को बुरा कह रहे हैं, ये जो ज़बान है ना वो मैंने अमूमन देखा है कि औरतें चलाती हैं और मर्दों से कहीं ज़्यादा चलाती हैं। मतलब नहीं कि वो हाथ चलाना जायज़ है ना, ज़बान चलाना भी जायज़ नहीं है, ना ज़बान चलाना जायज़ है ना हाथ उठाना जायज़ है। डॉक्टर साहब मैडम बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि देखें नेगेटिव बिहेवियर इंसाइटेड बाय अ नेगेटिव बिहेवियर, कोई चीज़ आके बैठ के एकदम से यू नो अनटिल देयर इज अ ड्रग इशू, दो तीन है या शराब भी है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में अगर मैं आपको बताऊं स्टैटिस्टिक्स, देयर आर अबाउट मोर देन 200 एसिड बर्न्स इन यूके एवरी ईयर, रिपोर्ट नहीं होता, हमारे पास इससे कम होते हैं। ठीक है, वेरी राइटली शी सेड कि हाँ जी मतलब जो आपकी ज़बान है बहुत ज़्यादा प्लेज अ पिवटल रोल, लेकिन आप ये देख लें कि मतलब जब लोअर मिडिल क्लासेस में लड़कियों की ज़बान भी नहीं होती है, उनके नाक काट दिए जाते हैं, उनकी मतलब बाल काट दिए जाते हैं, उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है। सॉरी कॉल भी आ गई, कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी फैज साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे सबसे बड़ी माशरे की सबसे बड़ी खराबी है कि हमारे यहाँ जो डोमिनेंट है ना वो मर्द है। ठीक है हाँ। वो बियर रनर है मोस्टली, बहुत हाई एजुकेटेड सोसाइटी और लो इनकम सोसाइटी को छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि वो लो इनकम में भी औरतें और मर्द साथ साथ काम करते हैं, वो बिल्कुल साथ काम करते हैं। वहाँ की औरतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मेरे पास जितनी मेड्स आती है ना, उन्होंने अपने शौहरों को छोड़ा हुआ है। हाँ, सबने पीता है तो वो चर्च करता है तो मैंने छोड़ दिया है, काम नहीं करता, बच्चे मैं पालूं कमाऊं मैं, अमीरों के यहाँ भी है। ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना उनकी मजबूरी है, और वहाँ पे सास घर के अंदर बहुत डोमिनेंट है, ससुर घर के अंदर बाहर डोमिनेंट है, बच्चे बाप से डरे हुए हैं, तो वो रिएक्शन निकलता रहता है। जब तक कि मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना रही हो घर के बाहर के मामले में, उनके बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। मैंने तो लड़कियों को भी देखा अपने शौहरों पे हाथ उठाते हुए, बिल्कुल कि हाँ। वो अपनी फ्रस्ट्रेट हुई थी, अपनी अम्माओं को देखती रहती हैं, तो दिल में सोचती नहीं हमें मर्द की बात बर्दाश्त ही नहीं करनी। बिल्कुल। अब मेरे ससुराल में मेरे साथ ये था कि हमारे यहाँ जब कोई पार्टी होती थी, खाना हम बहुएं बनाती थी, हमारे हस्बैंड बर्तन धोते थे। मेरी सास ने कह रखा चाय वो लोग बनाते थे। बुरी बात है। अब वो सारा टाइम चले गया, किसी ने अपने बर्तन धो दिए, किसी ने अपने जूते कपड़े इस्त्री कर लिए,
बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम वॉशिंग हम करते थे, कपड़े वो फैलाते थे। हमारे यहाँ कोई, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, सॉरी जी। हेलो, आपको जी बोलिए आप। हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी। तो ये जो चीज़ है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग कर बिल्कुल सही कह रही हैं, आई गेट हर पॉइंट। और ये भी एक चीज़ हमने अपने बच्चों में आलिया भाभी एक हद तक डाला है कि लड़के को हमेशा थोड़ा सा, हमारा बेटा है तो मास्टर्स करेगा, तो बेटा जो है अगर उसको कुकिंग का शौक है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हाय हाय ये तो पता नहीं, ये तो कहीं और ही जा रहा है अपनी ज़िंदगी में। और ये सिर्फ और सिर्फ एक हद तक ये भी सही है कि मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो गरीब तबका है उसमें बहुत लिबरेटेड भी होती हैं औरतें। कुछ सिंध में ऐसे मैं जगहें गई हूँ जहाँ पे औरतें घर चलाती हैं, सब कुछ उन्हीं के कहने से होता है। एंड अपनी हाई क्लास सोसाइटी में तो सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। सर यू नो, टॉकिंग अबाउट एक बार फिर डोमेस्टिक वायलेंस, कितना हाथ जो है बड़ों का इसमें होना चाहिए आपकी रिलेशनशिप के उसमें? हाथ उठाया मेरे शौहर ने, मैं उसके साथ डील करती हूँ, ना मुझे अपने माँ बाप को कहने की ज़रूरत है, ना उनके माँ बाप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं अपनी जगह खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ लेट्स हैंडल दिस वन ऑन वन, आप और मैं ही इसको सॉल्व करते हैं इशू। दैट इज़ द वे टू गो। दोनों को बैठ के खुद सॉल्व करना चाहिए, दे शुड बी मैच्योर इनफ, ठीक है ना। एंड एक फैक्टर ये होता है कि शादी को कितना टाइम हो गया है। अगर अभी इनिशियल स्टेजेस में है तो दे माइट नीड हेल्प, क्योंकि वो एक दूसरे को भी समझ ही नहीं पाए, एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को नहीं। एक चीज़ है भाई, और एज जी, एज क्या है, मैच्योरिटी, वही बिल्कुल ऐसी बात है। अगर बड़े पॉजिटिवली उनको इनकरेज करें, उनको मतलब ज़रा काउंसिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिव काउंसलिंग तो बहुत वैसे ही हर कोई कर रहा होता है, बिकॉज अगर वो लड़की या लड़का अपने दोस्तों से बात करे, वो उसको कहीं गलत दे दे एंड ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि नहीं जी आई वांट टू टेक रिवेंज, या मैं कुछ इस तरह उसको मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, देन ही विल गो, वो फिर उस रास्ते पे चला जाएगा। तो उसको जो है ना डिफ्लेट करना चाहिए उसके ईगो को। सबसे बड़ी चीज़ ईगो आती है, एंड द वे यू टॉक टू ईच अदर। देखें एक इशू आ गया, ये कोई एक डिस्प्यूट है हम दो लोगों के बीच में। डिस्प्यूट इतना बड़ा नहीं होगा जितना तरीके एक दूसरे से बात करने का गलत होगा, और वो इतना वायलेंटली आउटस्कर्ट हो जाता है, इतनी चीज़ ख़राब हो जाती है कि बोलते हैं तुमने मुझसे बोला इस तरह किस तरह, ये क्या हो, एंड ये चीज़ें एकदम इट जस्ट सर्कल्स आउट। शाज़िबा, बच्चों पे भी बहुत है, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर द चिल्ड्रन टू विटनेस डोमेस्टिक वायलेंस। देख रहे हैं बाप माँ पे हाथ उठा रही है, माँ रो रही है, बेहोश हो गई है, गिर रही है, उस पर चीज़ें फेंकी जा रही हैं। ये कोई अनुषी, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज किया है, और मैं ख़ुद भी इस पर थोड़ा सा बोलना चाह रही थी कि हम मतलब जब देखते हैं कपल्स की आपस में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं या एक्यूट फाइट्स होती हैं, तो उनको ये चीज़ अपने माइंड में रखना चाहिए कि फ़ाइट्स आप दोनों के दरमियान हैं, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए आप फादर हैं, आप मदर हैं, और वो आप दोनों से उतना ही प्यार करते हैं जितना मतलब वो आप एक दूसरे से हेट करते हैं, यू डोंट वांट टू सी ईच अदर, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और जहाँ पे ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है, बच्चों के दिमागों पे बहुत असर पड़ता है, और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं कि वो स्कूल में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेट होते चले जाते हैं, और घर में भी वो एक फियर का शिकार होते चले जाते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहते वो फ्यूचर में। बिल्कुल, अपने बच्चों का भी थोड़ा सा सोचें, अपना खुद का भी सोचें। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से बाद डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आज भाई ये भी बताइएगा कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है पहली दफ़ा, जो मैंने बात की थी, और अगर उसी वक्त वो औरत कह दे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, उस टोन में ही कह दे, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ब्रेक के बाद आजकल घर जाने का दिल नहीं करता। क्यों? पूरा दिन बॉस की चिक चिक, घर जाओ बीवी की चिक चिक, नलका टपक रहा है, पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर नहीं आया, बिजली नहीं आ रही, मासी तनख्वाह मांग रही है। बंदा क्या करे घर जाके? तो इतना सर पे चढ़ाते क्यों भाई? क्या करूं, बीवी है वो मेरी तरह जूते की नोक पे रखो। कैसे? कैसे? 2 दिन पहले घर गया, खाने में नमक कम, वही प्लेट ऐसी दे मारी मुंह पे उसके कि वो दिन है और आज का दिन वो भूली नहीं। अच्छा।
और मैं तो कहता हूँ भाई लगाओ उल्टे हाथ की। हाथों पे कंट्रोल नहीं क्या? चल बे चल। चल बे चल क्या होता है? भाई रुक जाएं भाई। एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी, तू क्या उल्टे हाथ का? भाई 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 देखा नहीं, जानता नहीं है, गलती हो गई, आइंदा ख्याल करेगा। अब इनकी मर्दानगी कहाँ गई? ये भरम सिर्फ घर पर ही चलते हैं। ऐसे मर्द मर्द नहीं, अंदर से बुज़दिल होते हैं। आओ इस सोच को बदलें, इस फर्क को मिटाने में एक दूसरे का साथ दें। जी ये डॉनीज की तरफ से एक छोटा सा पैकेज था जो हमने पहले बनाया था, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। एक तो सोशल प्रेशर की बात की सर ने कि दोस्त हमारे बड़े कहते हैं अच्छा डिवोर्सी से शादी कर रहे हो, देख लो कुछ बातें कहने वाली, ठीक है। बट एज वीमेन ऑल्सो एंड पीपल ऑफ द सोसाइटी एक दूसरे को थोड़ा सा चेक भी करना चाहिए, क्योंकि जितना हम एक दूसरे को चेक करेंगे, कि डॉक्टर साहब ने जो शायद बात की वो कैजुअली ठीक नहीं थी, यू नो, एक दूसरे को अगर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस में रखें तो लोगों को एहसास हो। कल मैंने किसी को वाकई में मतलब वे ऑफ टॉपिक है लेकिन कचरा फेंकते हुए देखा, मैं एयरपोर्ट से आ रही थी, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा मैं उसको कह देती हूँ, तो मैं गई, मैंने कहा सर क्या ज़रूरत थी ये फेंकने की, तो मैंने कहा ठीक है ये दोबारा शायद ना फेंके कभी। तो चेक एक दूसरे को थोड़ा सा चेक करना। अगर आपके सोशल प्रेशर में आपके 4 दोस्त आप लोग बैठे हुए हैं, किसी ने ऐसी बात कर दी, जो होता है कितना आपका जॉब बनता है कि यार ये बात करने की ज़रूरत नहीं है सर। बिल्कुल, अगर देखें यू नोन बाय योर कंपनी, आपके साथ सेनर लोग, आपकी सेनर लोगों के बीच में समझदार कुछ सोबर, मतलब आपकी जो कंपनी होती है उसके आप पहचाने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसाइट यानी कि अपनी गलती मानना। देखें मैं किस चीज़ को सही करूं अगर मैं उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, बिल्कुल ये चीज़ें प्रॉब्लम्स विल रिमेन, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि कभी ख़त्म नहीं होगा। हम इसको ये कि डीएस्केलेट कितना कम कर सकते हैं, और अगर गलती होती है, इंसान है, गलती करेगा, गुस्सा आएगा, दैट्स वेरी नेचुरल। किस तरीके से अवॉइड किया जाए। और दूसरी चीज़, अगर हो गया है गुस्सा या कुछ चीज़ ऐसी कह दी है तो इमीडिएटली उसको रोल बैक करने के लिए इंसाइड या अपोलोजाइज, ये सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जहाँ दूसरा आदमी उस चीज़ को फर्दर एग्रेवेट ना कर दे कि ठीक है मुझसे गलती होगी, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम इस इशू को बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग ज़रा बेहतर मूड में आ जाएं। आई थिंक क्लोज द कॉन्वर्सेशन एट दैट। 2-3 घंटे बाद आप अभी देखें ना, रिलीजन में भी कहा, रिलीजियसली भी यही कहा गया है कि अगर आप गुस्से में हैं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, या आप उस जगह को छोड़ के चले जाएं, बाद में डिस्कस कर लें उसको, बिकॉज यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू। देखें वी आर नॉट एजुकेटेड इवन वर्ल्डली वाइज, दुनियावी एजुकेशन नहीं, और रिलीजियस पे तो ज़ीरो है, बिल्कुल पता ही नहीं है। औरतों के इतने हुकूक हैं। येस्टरडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अपॉर्चुनिटी टू टेल यू दिस थिंग कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मैंने सुना कि वो उनको किसी ने दावत दी कि पड़ोसी ने कि आप आके खाना खाइएगा। उन्होंने कहा जी आयशा भी आएगी मेरे साथ। उन्होंने कहा जी नहीं आपको दावत है। तो उसने कहा मैं भी नहीं आऊँगा अगर वो नहीं आएंगी। ट्वाइस ही इन्वाइटेड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही रिफ्यूज्ड, बट थर्ड टाइम ही इन्वाइटेड। उसने कहा जी वो भी आए, आयशा भी आएंगी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आएँ। हज़रत आयशा भी आएंगी। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आएँ। तो उन्होंने कहा जी अब मैं भी आऊँगा जी। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए चलूँगी कि सबसे पहले इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसमें औरत को सबसे ज़्यादा हुकूक मिले हैं। राइट्स की बात कर लें, डिवोर्स की बात कर लें, खुला जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। आई एम सो सॉरी मेरे पास बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन लॉ सारे हैं, लेकिन आप और मैं कल अगर जाएंगे कहेंगे मेरे शौहर ने मेरा हाथ तोड़ दिया तो उसको कुछ होगा नहीं। अभी नीला यहाँ पर आई थी, छोड़ दिया है, वो दर बदर रहे हैं, वो सारे बड़ी ट्रस्ट जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके बच्चे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से मनाया है कि अब ये पहली बार हुआ है, दोबारा ना हो, इसलिए हम थाने जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाने, FIR करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक ये तो करना चाहिए, है ना? क्या ख्याल है? अरे भाभी बिल्कुल, शुरू में ही अगर हम कोई स्टेप उठा लेते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मैंने इनका पूरा केस तो नहीं देखा, लेकिन अगर पहली दफ़ा शौहर ने हाथ उठाया, अगर इन्होंने खुद भी उससे बात कर ली है और अपने इन लॉज को और अपनी फैमिली को भी अगर इन्वॉल्व कर लिया, बात नहीं बन रही तो एक स्टेप आगे जाएं। घर की बात अगर घर के अंदर सॉल्व हो जाती है तो बेहतर है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं होती तो फिर घर से बाहर निकलने में भी कोई हस्बैंड से बात कर लेते। मैम इनकी केस को तो एज शी सेड कि मुझे नहीं पता कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, और उसके बगैर आप यू कैन नॉट आई मीन गिव योर ओपिनियन। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि पहले ट्राई योर लेवल बेस्ट इसको सॉल्व करने की बिटवीन द कपल। अगर नहीं होता तो फैमिली इन्वॉल्व करें, अगर फिर भी नहीं होता और अगर आपने माइंड बना लिया है कि मतलब आपने यू हैव टू गो फॉर द डिवोर्स और खुला, तो फिर ठीक है, फिर आप मतलब लीगल आपको पूरे राइट्स हैं और मतलब आपको मतलब लॉ जो है मतलब सपोर्ट
करता है इस चीज़ में, अगर आप आएंगी तो? ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी जाते जाते कि जितना हम इसके बारे में बात करते हैं उतनी अवेयरनेस आती है, जितनी अवेयरनेस आएगी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। तो मुझे याद है जब आलिया भाभी मैंने पहली दफ़ा 8 साल पहले अगर इस पर बात की होगी, आज चीज़ें बदल गई हैं, आज ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, लोगों को काम भी मिलता है, डिवोर्सिस की दोबारा शादी भी हो जाती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग बट इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग। अली भाई कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसमें हम आपको फ़ोन कर सकें, या कोई ऐसी जगह जिससे हम आपसे रब्ता कर सकें अगर आज कोई शो देख के उनको लगता है कि उनको एटलीस्ट डिस्कस तो करना चाहिए? 021 111 955 855 और वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं sarimbanitrust.org। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मीटिंग यू। वाले भाभी हमेशा की तरह थैंक यू। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। बिजली सोल्यूशन आपके आगे है। आयशा थैंक यू। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और किसी पे भी तशद्दुद होते हुए देखें एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ज़रूर उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करें, या अपना जो हम जो अपने हिस्से का काम नहीं करते हैं कि ठीक है नीला के साथ हो गया। अनुषे कई दफ़ा सिर्फ एक हम निगाह जो डाल देते हैं किसी को यूं करके, वो भी बहुत सारी चीज़ों को रोक देती है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।